नीट यूजी 2026 के बच्चे फिर उसी मायूसी में अपने आप को इतना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज पूरे देश में जिस तरह का माहौल हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके साथ में छलावे के रूप में जो देखने को मिला है, यह अपने में बेहद शर्मनाक है और सिस्टम को चलाने वाले लोगों की नाकामी इससे साफ साफ प्रदर्शित होती है। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने 9 दिन पहले एक एग्जाम दिया था जो अब उन्हें दोबारा देना होगा। एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए होने वाली नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसका ऐलान किया। आज सुबेरे उठते ही जब ये खबर मैंने देखी तो खबर के साथ साथ में ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने बहुत भारी भरकम हथौड़ा सर पर मार दिया हो। दोस्तों, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के नाम पर, कंपटीशन के नाम पर इतना उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, कक्षा 6 से लेकर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और उस पूरे टाइम पीरियड पर माता पिता के साथ में बच्चे के साथ में पूरा परिवार उस वातावरण के जरिए से जो उतने वर्षों में झेलते हैं और उसके बाद में उनको एक परीक्षा देने का इंतजार रहता है और उस परीक्षा में कैसे सफल होंगे इसके लिए रातों की नींद, दिन का चैन, खाना पीना और नातेदारी, रिश्तेदारी और शादी ब्याह किसी फंक्शन में न जाकर, और बच्चा पूरी तरीके से एक सपना लिए हुए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है और घर में सुबेरे से शाम, शाम से सुबेरे जिस तरह का वातावरण होता है वो अपने में बहुत अजीबोगरीब वातावरण होता है। जिस माता पिता ने वो वातावरण फेस किया है वही उस वातावरण का दर्द महसूस कर पाते हैं। बहुत मेहनत की थी, 2 साल चाहे पेपर इजी भी आया हो लेकिन अपना 100% दिया था ताकि अच्छे मार्क्स आए, अच्छे स्कोर आए, अच्छे रैंक आए, और फर्स्ट टाइम मेरा अच्छा हो गया था। मैं बहुत सेटिस्फाइड थी अपने मार्क्स के साथ, लेकिन अब जब ये न्यूज़ आ रही है तो बुरा लग रहा है कि अब क्या होगा, मेहनत वेस्ट तो नहीं चली जाएगी। मुझे लगभग 1 साल हो गया है, घर नहीं गया हूँ। मैं सोचा ही था कि कल जाऊँगा। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता अंदर से मेरे अंदर मतलब क्या ही चल रहा है। और अगर इसी की तरह हमारे साथ खिलवाड़ होता रहा तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारा फ्यूचर जो है सही जाए। आज मैंने देखा कि जब ये परीक्षा का निरस्त होने की सूचना सामने आई तो मैं अपने उन विद्यार्थियों का चेहरा अपने सामने याद कर रहा था जिन विद्यार्थियों ने पूरी शिद्दत के साथ में साल भर से 2 साल से इस परीक्षा की तैयारी के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया था, और आज उनको ये सूचना मिली। मैं उनसे बात करने की स्थिति में नहीं हूं। एक सपना टूटा है, सरकार यह कहकर इतिश्री कर ले रही है कि उनका जो पैसा एग्जामिनेशन में लगा है, जो फीस भरी है, उसको वापस कर देंगे और आने वाले जो समय में उनकी परीक्षा दोबारा करा लेंगे। मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि वो बच्चा जिसने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ में ये परीक्षा दी थी, आने वाली परीक्षा के लिए वो मानसिक रूप से अपने आप को कैसे तैयार कर पाएगा। होता है तो ये सोचिए कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस मोटिवेशन के साथ यहाँ पे आएगी कि हमें नीट देना है, क्योंकि नीट में तो सिक्योरिटी है नहीं, उतनी वैल्यू तो दे ही नहीं रहा है कोई एग्ज़ाम ऐसे लीक नहीं होता, बट नीट का एग्ज़ाम क्यों लीक होता है ऐसे। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, 15-15 घंटे पढ़ा है हम लोगों ने, सारी चीज़ों से सब हटा दिया हम लोगों ने, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाते थे, कोई फंक्शन में नहीं, कोई फ्रेंड से नहीं, कुछ पार्टी नहीं, बट अब हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। ये न्यूज़ सुन के मुझे बहुत ही बड़ा झटका एक्चुअली लगा कि मतलब इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता एनटीए, वो कैसे इतना, मतलब समझ रहे ना आप, इतना गलत तरीके से पेपर लीक होना और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, ये तो एक्चुअली हो गया ना। मैंने देखा कि देश के जाने माने जिम्मेदार शिक्षाविदों के मैंने बयान अभी सुने तो मुझे लगा कि परफेक्ट बात, विद्यार्थी परेशान है, शिक्षक के रूप में उनकी चिंता करना लाजमी है।
और ये बार बार हो रहा है। कभी ये हरियाणा से खबर आ रही है, कभी केरल से खबर आ रही है, कभी उत्तराखंड से खबर आ रही है, कभी यूपी से खबर आती है। ये देश के तमाम राजधानी से, देश की राजधानी से ये खबरें आती हैं और ये खबरें आने का ये क्रम रुक नहीं रहा है। और आने वाले जो हमारे ये बच्चे हैं उनके सामने किस प्रकार का हम उदाहरण पेश कर रहे हैं, उनके अंदर उत्साह और ऊर्जा, उसको दोबारा से लाने के लिए क्या ला पाना संभव हो पाएगा और कैसे ला पाएंगे, इस पर चिंता करने वाले लोग कौन है, जिम्मेदार लोग कौन है, इस पर सबसे बड़ी बात करने की आवश्यकता है। मैंने एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और विभिन्न समसामयिक विषयों पर अपनी बात रखने वाले, लाने वाले शुभांकर मिश्रा जी का मैंने अभी वीडियो सुना। पेपर लीक लाखों छात्रों की हालत तोड़ रहा है, क्योंकि पेपर लीक से परीक्षा रद्द थोड़ी ना करता है, लाखों छात्रों को मेंटली तोड़ देता है। एक छात्र महीनों या कई बार सालों तक सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी करता है। वो दोस्तों से दूर होता है, परिवार से कम बात करता है, सोशल मीडिया छोड़ता है, अपनी पूरी जिंदगी एडमिट कार्ड और रिजल्ट के भरोसे रोकता है। लेकिन जब वही परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द होती है तो सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, उसके साथ छात्र का भरोसा, उम्मीद, मानसिक शांति भी टूटती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कौन इस मसले को का स्टेबल सॉल्यूशन कहां पर है, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने चिंता व्यक्त की, स्टूडेंट्स की समस्या को उन्होंने बताया कि किस तरह दर्द में, परेशानियों में बच्चे कोटा से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम पढ़ने वाले जो शहरों में जाकर गरीब माँ अपने गहने बेच रही है, पिता किस तरह से कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। इन सारे विषयों पर उन्होंने चर्चा करी, लेकिन उन्होंने अपनी चर्चा में की शुरुआत में कहा था कि इसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। लेकिन मैं पूरा उनका जो बात है वो सुनता रहा। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें वो स्टेबल सॉल्यूशन नहीं दे पाए। चलते चलते ओझा सर का मैंने जो वक्तव्य सुना वो मैंने सुना। उसके बाद में मैंने देखा कि मिश्रा जी फिजिक्स वाले, उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की और खान साहब का भी मैंने देखा। आप सभी लोग रोल मॉडल हैं। मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। इन बच्चों के लिए, जो बच्चे आपको जानते हैं, आपको मानते हैं, आपकी बताई हुई एक एक चीज को अपने जीवन में फॉलो करके पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने चिंता व्यक्त की। ये मसला बिल्कुल चिंता करने का है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या होगा? हर बार ये छलावा और एनटीए के इस पूरे ताने बाने में ये बात आ रही है कि सीबीआई की जांच होगी। और एनटीए ने एक्स पर लिखा, भारत सरकार ने इस मामले को पूरी जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सीबीआई की जांच होकर उसका सॉल्यूशन ये कितने दिन में देंगे और सीबीआई की जांच कितने टाइम में, सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी, एग्जाम से कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। को पकड़ेगी और पकड़ने के बाद आप उनको सजा भी दोगे। सजा भी देने के बाद में उन बच्चों का क्या, जो इनोसेंट बच्चे जिन्होंने अभी दुनियादारी सीखना शुरू नहीं करा, और उन बच्चों के हृदय पर जो एक चोट हुई है, उस चोट का सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? उनके इस दर्द, इस घाव को कैसे भरा जाएगा? साथियों, मैं इस पूरे मसले पर अपने विचारों को सॉल्यूशन की तरफ ले जाने के लिए आपसे सीधा संवाद कर रहा हूं। सॉल्यूशन कैसे होगा? आज हमें सोचने की जरूरत है। पूरा जो ताना बाना, जो पूरा सामाजिक तंत्र, पॉलिटिकल तंत्र, देश को चलाने वाला जो तंत्र है, उस तंत्र में कि ये सोचने और विचार करने का, और सभी शिक्षाविदों को एक साथ बैठकर समाज को दिशा देने वाले उन सभी जिम्मेदार लोगों का, जो सिर्फ बात कहकर इतिश्री कर लेते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि हमारी बात को लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, और ये जो आने वाली पौध है जिसे ये देश, ये तंत्र और ये पूरा सिस्टम आने वाले दिनों में चलाना होगा हमारे बाद, वो
उनके मस्तिष्क में गलत मैसेज जाएगा, वो किस तरह का युवा धन बनेंगे आने वाले समय में, किस तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम सॉल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। हम कोई घटना हो गई उस पर कैंडल मार्च करना चाहते हैं, हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, हम अपना दुख दर्द उन परिजनों के साथ में, उन लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं जिन्होंने वो तकलीफ झेली है। लेकिन क्या हमारा विचार परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ भी जाता है क्या? तो आज परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जो व्यवस्था तंत्र में जो लोग हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जहां पर नियम कायदे बनाए जाते हैं, वहां पर किस तरह के लोगों की अधिकता है, किस तरह के लोग ज्यादा हैं। पहली बात तो सीबीआई से हाथ हटा देना चाहिए। सीबीआई के बस का नहीं है, सीबीआई हो गया। सीबीआई इज लाइक अ नोकिया मोबाइल। था तब था जब कुछ नहीं था वहां पे। अंग्रेजों ने बनाया था लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में। अंग्रेज किस लिए बनाएंगे? किसी मुद्दे को दबा देने के लिए। दे दो सीबीआई को, काम खत्म। सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वॉल्व करके वहां पे फिर होना चाहिए। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व हो, इससे पूरी देश की छवि खराब होती है। जैसे पूरी दुनिया में नाम होता है चाइना का गाँव एग्जाम, तो ये नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं हमारे। इसमें केवल एक परीक्षा के तौर पर मत देखिए, राष्ट्रीय छवि खराब होती है, इससे मनोबल टूटता है। देश में पढ़ने लिखने पर जोर देने वाला मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ी संख्या है। गरीब तबके के लोग अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बच्चों की बेहतरी के लिए, पढ़ाई के लिए पूरी तरीके से खपा दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे ताने बाने को चलाने वाले वो लोग जो नियम बनाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो लोग जुडिशरी की बात करते हैं, जो लोग चौथे स्तंभ की बार बार बात करते हैं, और जो लोग ये सारा एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग वर्क करते हैं, उन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा होता है। ऐसे मौके पर जहां नियम बनते हैं, हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इसमें बिल्कुल फारिग नहीं कर सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार से उसका जो ताना बाना है बना है, उस पर हमको विचार करना होगा। आज पॉलिटिकल पार्टियों के उन प्रबुद्ध लोगों को यह सोचना पड़ेगा ऐसे मौके पर कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, स्वर्णिम भारत का इतिहास दोबारा से बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसके माध्यम से बनेगा? वो बनेगा इन नौजवानों के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से जो पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, आना चाहते हैं, जिनका उत्साह बढ़ा हुआ है। उनके उत्साह को बैकअप करने की जरूरत होगी। पॉलिटिकल महकमे में, राजनीतिक तंत्र में इनकॉम्पिटेंट लोगों की अधिकता, जो कुछ काम नहीं कर पाते, किसी भी जगह उनकी दक्षता नहीं होती। क्लास में जब वो पढ़ रहे थे, वो बैक बेंचर्स थे, धीरे धीरे वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत दिन तक वो, उनके पास कोई काम कारोबार नहीं रहता। वो इसी प्रकार से किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के यहाँ आना जाना करके अपने आप को कार्यकर्ता बताकर पार्टी का बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहते हैं, उनके विश्वास पात्र बन जाते हैं। वही लोग आने वाले समय में सिस्टम को चलाते हैं। साथियों, अगर आने वाले समय में हम सिस्टम के डेवलपमेंट की अगर बात करें, एक स्टेबल वर्किंग की बात करें, तो सबसे पहले होना चाहिए ये कि जनता एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, ओझा सर की बात जो मुझे लगी, उन्होंने कहा कि सिस्टम में जो ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, इन इनकॉम्पिटेंट लोगों के सुधार के लिए एक रचनात्मक पहल पॉलिटिकल महकमा जब करेगा तो चीजों में एकदम से सुधार आना प्रारंभ होगा। आज भ्रष्टाचार के जड़ें जो मजबूती से समाज में कहीं न कहीं बैठ गई हैं, उन जड़ों को हटाने के लिए, परमानेंट इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जरूरत है कि अपने आप से कमिटमेंट करें वो पॉलिटिकल लोग जिनके हाथ में सत्ता है। कार्यकर्ता किस प्रकार से हों, कैसे लोगों को प्रमोट किया जाए, ये देखने वाली बात है। हम देखते हैं
कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, यही जो नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे थे, ये इनमें से तमाम विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो एग्जाम देते हैं, देने के बाद में वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, बहुत अच्छा उपक्रम करेंगे, सेवा के कार्यों में लगे रहेंगे, उनका पूरा जीवन उसी में चलेगा। वो कभी ये जानने की आवश्यकता नहीं समझते कि ये सिस्टम, जिस सिस्टम के जरिए से उनको ये सब झेलना पड़ रहा है, इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन कहीं ना कहीं परमानेंट हल इसका निकलना चाहिए। इस पूरे वार्ताक्रम में हम देखते हैं कि एक व्यापारी, अब एग्जाम्पल कैसे निकलेगा, एक व्यापारी जिन्होंने पूरे जीवन व्यापार किया, बहुत सुंदर तरीके से व्यापार किया और उनकी एक सामाजिक साख बनी, और व्यापार जब उन्होंने एक एज लिमिट तक किया, अनुभव उन्होंने सामाजिक और व्यापारिक अनुभव लिया, और उसके बाद में उन्होंने अपना व्यापार ट्रांसफर किया, अपनी लेगेसी को जब ट्रांसफर किया, उसके बाद में वो सामाजिक चिंतन के लिए भी, सामाजिक सेवा के लिए भी अपने जीवन के कुल दिनों में से कुछ दिन जरूर दें। उसी प्रकार से ये जो जुडिशरी में लोग हैं, इनमें 25% से 30% वो कॉम्पिटेंट लोग जो सिर्फ जुडिशरी को में पूरी ईमानदारी के साथ में, उसके एथिक्स के साथ वर्किंग कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि वे एक पर्टिकुलर इंटरवल तक जुडिशरी के लिए समर्पित सेवा, ईमानदारी से सेवा देने के बाद में वो समाज को भी सेवा देने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से एडवांस में तैयार रखें। शिक्षक, एक शिक्षक जो समाज को में आईने की तरह आने वाली पौध को तैयार करने का काम करता है, ऐसे शिक्षक पूरी जिंदगी शिक्षा के साथ में ये देखें कि जीवन का एक इंटरवल वो समाज को देने के लिए जरूर तैयार रखें, ऐसा शिक्षकों को चाहिए। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिनका रिकॉर्ड बहुत सुंदर हो और रिकॉर्ड ऑनलाइन हो, कॉमन पब्लिक उनका डाटा देख पाए कि उन्होंने सर्विस कहाँ की, किस किस महकमे में रहे, कहाँ रहे, और उनके जरिए उदाहरण देने योग्य काम कौन कौन से किए गए, और किस तरह से उनको एक आदर्श अधिकारी के रूप में या आदर्श व्यक्ति के रूप में लिया जा सकता है। और आफ्टर रिटायरमेंट ऐसे लोगों को भी अपने जीवन का एक पर्टिकुलर इंटरवल समाज सेवा के लिए, इस पॉलिटिकल तंत्र को संभालने के लिए देना चाहिए। इसी प्रकार से साथियों, मैं डॉक्टरों की आज नीट के एग्जामिनेशन से ने दिल दुखी कर दिया। दिल दुखी इस नाते से हो रहा है कि मुझे वो अभिभावकों को चेहरे याद आ रहे हैं, उन बच्चों के चेहरे याद आ रहे हैं जो शायद घर में बच्चे अपने पिता को, पिता अपने बच्चों को कैसे नजर मिलाएंगे, क्या कहेंगे, पिता अपने बच्चे को कैसे सांत्वना देगा ऐसे में, और बेटा किस तरह से सांत्वना ले पाएगा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा कि ये जो बच्चे डॉक्टरी करने के लिए निकल रहे हैं, इनको भी चाहिए आज अपने आप से कमिटमेंट कर लो, तुम एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनकर तुम एक अच्छी सेवा करोगे, और सेवा करके तुम जब निकलोगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हें भी अपने जीवन का एक पर्टिकुलर इंटरवल समाज को देना है, इस तंत्र को सुधारने के लिए देना है, पूरी ईमानदारी के साथ में देना है, तब ये पूरा व्यवस्था तंत्र सुधरेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वाले वो लोग जो सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं, उनमें से हमें जानना पड़ेगा कितने लोग कॉम्पिटेंट हैं, कितने लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, जो वहां बैठे हैं सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, इसकी सिद्धि के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके पास अपने व्यक्तिगत एजेंडे हैं, सामाजिक एजेंडा नहीं है। अपने व्यक्तिगत कार्यों को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, अपने धनार्जन को उन्होंने, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या है कि इन्होंने राजनीति को सेवा न मानकर उसे एक व्यापार के रूप में, कॉर्पोरेट सिस्टम के रूप में जो चलाना शुरू किया है, यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज हम धर्म के नाम पर, आज हम जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, जब हमारा युवा, हमारे ये जेंजीज, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जब सवाल करने लगते हैं, तो उस वक्त समाज, जब पॉलिटिकल सिस्टम से वो नहीं संभलता, तो ये लोग तुरंत जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, ऐसे वादों को लाकर ऐसा एक सिस्टम, ऐसा एक सगुफा समाज में छोड़ देते हैं कि उनकी वो सही आवाज दब जाती है। आप देखिए, जब जब आवाज उठी तब तब कोई न कोई चीज लाकर इन्होंने बोतल से जिन्न खोल के बाहर छोड़ दिया, और सब लोग उस जिन्न को देखने लगे और मूल आवाज दब के रह गई। तो साथियों, हम जब पढ़ते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई समस्या होती थी, विश्वविद्यालय से रिलेटेड, हमारे पढ़ाने वालों से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई चीजें होती थी, और
तो बात रखने का मंच था, हम रखते थे, चीजें होती थी और हमारे सुझावों की भी इंपॉर्टेंस थी। आज मुझे बता दीजिए उन विश्वविद्यालयों का नाम जो देश के जानी मानी शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां विद्यार्थियों को भी अपने हक हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने पठन पाठन की व्यवस्था की बेहतरी के लिए बात करने का खुला मंच मिलता हो। जहां कोई विद्यार्थी अपनी बात करता है तो उस पर तमाम प्रकार के यूनिवर्सिटी के अपने गढ़े हुए, अपने बनाए हुए उन नियमों को उस पर थोप दिया जाता है। विद्यार्थी का जो इनोसेंट, जो उसकी मासूमियत है, उस मासूमियत को लेने का काम, उस मासूमियत को छेड़ने का काम, उस मासूमियत को समाप्त कर देने का काम शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भी हो रहा है। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। ये भीड़ जो नीचे से 10वीं 12वीं पास करके निकल रही है, कहां जाएगी? आज बताया जा रहा है कि 23 लाख के आसपास विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा में बैठने वाले थे, इन बच्चों का अहित हो गया। मुझे ध्यान पड़ता है कि 96 के आसपास में, 95, 96, 97 के आसपास में लखनऊ की एक जाने मानी कोचिंग उस वक्त थी। उस कोचिंग में मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए मैं स्वयं गया और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए मेरा बतौर टीचर सिलेक्शन हुआ। कुछ दिनों बाद में मालूम चला कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, उस जमाने में CPMT कहते थे, CPMT का पर्चा मेरठ से आउट किया और उसके यहाँ छापे पड़ने लगे। हम बहुत कम उम्र के एक टीचर मात्र थे और हम किसी तरीके से वहां से जान बचा के भागे। उस दौर से मुझे ध्यान है, अविभाजित उत्तर प्रदेश में ये वाकया मेरे जीवन में पहली बार हुआ। 96 के आसपास की मैं आपको बात बता रहा हूं। अब आप देखिए कि लगातार हर बार, अभी अधीनस्थ चयन आयोग उत्तराखंड की में पेपर लीक का मामला था, तो सरकार ने कहा कि हमने सबसे, देश के सारे राज्यों में सबसे बेहतर कानून हम लाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कह के सरकार ने तिश्री कर ली। लेकिन आप मुझे बताइए कि वो कानून कहाँ है? उस कानून, और उत्तराखंड से बार बार आवाज आ रही है कि जिन आरोपियों को आरोपित किया गया था, सरकार ने गिरफ्तार किया था, वो जेल गए थे, वो आज घूम रहे हैं और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ऐसा हर प्रदेश में हो रहा है। साथियों, मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपके बीच में इस रूप में लाया हूं कि इसका सॉल्यूशन तुरंत पैरासीटामोल की गोली की तरह या डिस्प्रिन की गोली की तरह शॉर्टकट इसका सॉल्यूशन नहीं। इसके सॉल्यूशन के लिए आज पढ़े लिखे, सलीकेदार, समझदार लोगों को एक साथ में इकट्ठा होकर, अगर एक साथ में इकट्ठा नहीं हो सकते तो अपने विचारों के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता अपने साथ, आचार्य प्रशांत ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अपने साथ में हो रहे इस प्रकार के कृत्यों के लिए आम जन जिम्मेदार है। सबसे बड़ा, और मैं वास्तव में मैं ये मानता हूं कि आम जनता जिम्मेदार है इसके लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर जो लोग हैं उनको पैसा देकर वोट खरीदने का काम, डरा धमका के वोट खरीदने का काम, मदिरा पान करा के वोट लेने का काम, और समाज में नैरेटिवों को गढ़ के लोगों को भ्रमित करके जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तमाम प्रकार की चीजों को रख के वोट को अपने फेवर में करने का काम करने वाले लोग, वो तो घात लगा के बैठे हैं। उन्हें जीतना है, उन्हें न देश से मतलब है, न समाज से मतलब है। लेकिन समाज के उन वोटरों का क्या, जो लोग बिना सोचे समझे वोट डाल रहे हैं और वोट डालकर सरकारें बन रही हैं। सरकारें बनने के बाद आपको क्या मिला? आपको चाहिए क्या था? आपको चाहिए था अच्छा समाज, समाज में एक रूपता, अनेकता में एकता, जो हमारे पूर्वजों ने सिखाई। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हमारे देश के उन पॉलिटिकल लीडर्स को जो बार बार कसम खाते हैं, संविधान की कसम खाते हैं, न्याय प्रक्रिया की, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोग किसी भी रूप में अपना सहृदयी और इनोसेंट कंट्रीब्यूशन अपने समाज के लिए, देश के लिए देते नहीं हैं। आप सामने सामने देख रहे होते हो कि आपने उनको वोट दिया था, वो जीते, जीतने के बाद में उन्होंने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। आपको क्या मिला, इसका मूल्यांकन भी आप नहीं कर पाते। इसलिए इस पूरे सिस्टम की का आज इस नीट की परीक्षा
को निरस्त होना, बच्चों का परेशान होना, मुद्दा ये अहम तो है, लेकिन इस मुद्दे के पीछे भी कितनी चीजें निरस्त होने वाली हैं। लाइन पे, पाइपलाइन पे बहुत सारी चीजें हैं जो छलावे के रूप में हमारे सामने आने वाली हैं। हम कह रहे हैं देश को आप कैसे चला रहे हो, आपके पास जितनी बुद्धि, जैसा विवेक है आप चला रहे हो। आप जिस तरीके से साधन संसाधनों को यूज कर रहे हो, कोई आपसे पूछ नहीं रहा है। एक मासूम टैक्स पेयर के पैसों का इस्तेमाल आप जैसे कर रहे हो, आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि आपसे सवाल किया जा सके। अब बात आती है कि आने वाली जो ये पीढ़ी है, जो ये बच्चे हैं, अरे भाई इनको तो छोड़ दो, तुम तो मर खप जाओगे, ये चलाएंगे आने वाले समय में देश। जब इनके मासूम हृदय पर आपने प्रहार कर दिया है, इनकी मासूमियत को खा गए हैं आप, इनका ब्रेन जो एक डेवलपमेंट की तरफ लगना चाहिए था, ये कैसे अपने देश से प्यार कर पाएंगे? ये कैसे अपनी भावनाओं को अपनी इस मिट्टी के साथ जोड़ पाएंगे, जब आपने इस मासूम उम्र में इनके साथ में इस प्रकार का कृत्य किया है कि ये अपने आप को इस बुरी तरीके से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। समाज में जो भी व्यक्ति अपने आप को समझदार माने, तो समाज में लीडरशिप आने वाले समय में उन लोगों को दीजिए जो लोग पहले से बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, जिनका एक स्टेबल व्यक्तित्व हो। इसका मूल्यांकन समाज में बैठे हुए वो लोग जो पान की गुमटी पर बैठकर, जो चाय के ठेले पर बैठकर देश में हो रही नवीन नई चर्चाओं को एक आकार देने का काम करते हैं और समाज के में एक हवा तैयार करने का काम करते हैं, उनको भी यह समझना पड़ेगा कि अब अगली बारी तुम्हारी है, तुम नहीं चेतोगे। तुम गलत नैरेटिवों को सेट करके समाज के अंदर में अपनी अपनी बिरादरी के लिए काम करने वाले लोग सबसे बड़े दोषी हैं। इसमें न तो रिजर्वेशन की बात है, न इसमें अपर लोअर की बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्याय की बात है, जस्टिस की बात है। अगर अभी भी आप अपने जातिवादी विचारधाराओं से, अपने क्षेत्रवादी विचारधाराओं से, अपने धर्मवादी विचारधाराओं से अगर बाहर नहीं निकलोगे, आपके इन सब जाति के नाम पर लड़ाने वाले, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले, बिरादरी के नाम पर लड़ाने वाले, क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वाले, रंग रूप के नाम पर लड़ाने वाले, ये सभी लड़ाने वाले वो हैं जो खुद में इनकॉम्पिटेंट हैं पूरी तरीके से। उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ हमें लड़ाकर हमारे अंदर में बेमनस्तया, जब तक हमारा पूरा समाज डिस्टर्ब नहीं रहेगा वो लोग चल नहीं पाएंगे। आज टैक्स पेयर्स के पैसे का खुल के धड़ल्ले से जो मिसयूज हो रहा है, उस मिसयूज के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये आप सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। साथियों, हम तो दुखी हैं अपने विद्यार्थियों के लिए। हम एक बहुत ही इनोसेंट पौध तैयार कर रहे हैं जिसको हम 5वीं तक अलग प्रकार की खाद और सिंचाई और उनकी मानसिक स्तर, उनका व्यवहार, उनकी व्यवहारिकता को अलग पैमाने पर लेकर चलते हैं। फिर 8वीं तक के लिए उनके लिए अलग पैमाना सेट किया है, उसके बाद में हाई स्कूल के लिए अलग पैमाना। इंटरमीडिएट में जब विद्यार्थी हमारे यहाँ जाता है तो उसको सपना देखना सिखाते हैं, खुली आंखों से सपना देखना सिखाते हैं। उसको बताते हैं कि बेटा ये हमारा देश है और तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, इस योग्यता के आधार पर तुम अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करोगे, कैसे तुम अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने कुल खानदान, अपने देश, अपने समाज के लिए अपने नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किस प्रकार तुम ईमानदारी से तुम्हें करना है। ऐसी भावनाओं को जैसे ही वो इंटरमीडिएट पास करता है, सबसे पहले उसे पता चलता है कि मेरी जाति क्या है, मेरी बिरादरी क्या है, मुझे फॉर्म में जाति भरनी है और उसके बाद किस जाति के आधार पर क्या होने वाला है। ये सबसे पहला तो उसको हृदय पर वो चोट। उसके बाद में जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो जिस दोस्त के साथ में बैठता था, उस दोस्त के साथ उसकी पक्की दोस्ती थी, मालूम चलता है कि उसमें से एक दूसरी कास्ट का है, एक दूसरी कास्ट का है, पहली वाली कास्ट के लिए ये रिजर्वेशन है, दूसरी के लिए ये है, तीसरे के लिए नहीं है, किसी के लिए। तो उनको लगता है कि अच्छा हम लोग तो बटे हुए, तो बांटने का काम करने की ये नीतियां समाप्त। अगर उनको ये कहा जाता कि भाई ठीक है, पर इनके परिवार का आर्थिक ढांचा कमजोर है इसलिए किया जा रहा है, तब भी वो सुन लेते। उनको बताया जाता है कि तुम छोटी जाति के हो, तुम बड़ी जाति के हो, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए ये नहीं है। उसके बाद जब वो उस बात को झेल के फॉर्म भरते हैं और टेस्ट की तैयारी करते हैं, 2-2 साल लगाते हैं,
मैं उन अभिभावकों से कहता हूं जो डमी स्कूल के आधार पर, डमी क्लास के आधार पर और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक अपने बच्चे को एक बहुत मतलब भर के प्रेशर में जेई और नीट की तैयारी कराने के लिए रात और दिन एक करते हैं, पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है, और उसके बाद में हाथ क्या लगता है। हमारे ही आसपास में कब कौन सी ऐसी खबर आ जाए मालूम नहीं कि बच्चा अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर दे। हम देखते हैं कि तमाम शहरों में जहां शिक्षा का हब बताया जाता है, वहां पर विद्यार्थी जब टूटते हैं तो उन्हें ना पिता की बात समझ में आती है, ना अपने दोस्त की बात समझ में आती है, उसे कोई समझाने वाला नहीं होता है। उसको लगता है कि उसका जीवन उतना ही है और सब कुछ चारों तरफ अंधेरा छा गया है, अब आगे कुछ पाने के लिए नहीं है। इस पूरे सिस्टम के डिस्टर्बेंस का जिम्मेदार पॉलिटिकल सिस्टम है। उस पॉलिटिकल सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट लीडर्स हैं, इनकॉम्पिटेंट कार्यकर्ता हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास में जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो सही मायने में ऐसे लोग हैं, विद्वत जन हैं, जिनके पास अपने स्वार्थ और निजी एजेंडे नहीं है, जो वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है मिलकर जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई देते हैं, जिस संविधान की दुहाई देते हैं, उस संविधान में यह संशोधन लाइए कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं को किस लेवल का कार्यकर्ता होना चाहिए, उसके लिए भी नियम कायदे आने चाहिए। समाज में चारों तरफ से बहिष्कृत, तिरस्कृत किसी काम का नहीं, जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके माता पिता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसका घर, उसका गांव एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो कार्यकर्ता सर पे पट्टा बांध के आपकी जिंदाबाद करता है, आप उसे अपना कार्यकर्ता बनाते हो। वो समाज में लूटने और खाने का एजेंडा लेकर चलता है और सबको डिस्टर्ब करता है, कभी मसल पावर के आधार पर, कभी मनी पावर के आधार पर, और आप ऐसे ज्यादा से ज्यादा चेले पालना चाहते हो, जिसके आधार पर, उन चेलों के आधार पर आप समाज में अपने आप को एक बलवान प्रदर्शित करते हुए उस पूरे सिस्टम पर, पॉलिटिकल सिस्टम पर आप काबिज होना चाहते हो, और धन और बल के आधार पर ये पूरा प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक पूरी डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हो। और आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे लोगों के भरोसे ये देश किस प्रकार से तरक्की करेगा। हमारे जो लोग इंजीनियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे कानूनविद हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे मीडिया के जानकार लोग हैं, टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले हमारे तमाम भाई हैं, तमाम हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, जिन लोगों ने नया भारत बनाना है। नया भारत आपके कार्यकर्ताओं के सहारे नहीं बनेगा, उन लफंगों के सहारे नहीं बनेगा, जिनकी जमात लेकर, जिनकी भीड़ लेकर आप समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, आप समाज को बांटने का काम करते हैं। आप अपने चुनाव को जीतना चाहते हैं, जीतकर आप उस बड़ी जो महापंचायत है वहां पर बैठकर भारत के भाग्य विधाता बनने का सपना देखते हैं। आप बनिए, खूब बनिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सब मूर्ख हैं, हम फिर आपको वोट देंगे, फिर आपको जिताएंगे। लेकिन इसमें यह बात आप समझ लीजिए कि हमारे कुकृत्यों का, हमारे गलत कार्यों का, हमारी द्वारा लोगों का शोषण, भारत माता के सीने पर बैठकर छुरा मार मार कर उसका खून पीने का जो आप घृणित कुकृत्य आप कर रहे हैं, आप निश्चित रूप में अपनी अंतरात्मा से सवाल करिए कि आपने आज तक उस जगह पर जाने के लिए कितने लोगों की भावनाओं को कुचला है, कितने लोगों का शोषण किया है, कितने लोगों के जान के प्यासे आप बन गए, कितने लोगों को आपने दर्द दिया है, तकलीफ दी है। तब आप देखेंगे कि ईश्वर, ऑलमाइटी गॉड, ये नेचर, ये अपना बैलेंस बना देता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपना बैलेंस वो जब बनाएगा तो आपको फिर लाकर शून्य पे खड़ा करेगा, और दुनिया में जाने से पहले निश्चित रूप में आप उस शून्य पे अपने आप को पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि थोड़ा सा इसमें वैचारिक चेंज लाइए, थोड़ा सा उसमें आध्यात्मिक टूट दीजिए, थोड़ा सा मानवतावादी दृष्टिकोण रखिए, और उन पूर्वजों को स्मरण करने की दुहाई आप देते हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, उनकी आप जयंतियां मनाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप वहां पर ये जयंती में बड़े बड़े भाषण आप देते हैं और वापस आने के बाद में आप फिर वही पापाचार, दुराचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस देश की अस्मिता को खोखला करने का काम कर रहे हैं। मैं दुखी हूं क्योंकि एक भीड़ है हमारे विद्यार्थियों की, अभी वो आएंगे मिलने के लिए,
कुछ बैठे हैं जो आए हैं मिलने के लिए, उनसे मिलेंगे, कैसे उनको क्या कहेंगे, कौन तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। उनको अगर हम ये कह भी दें कि बेटा दंड मिलेगा जिन्होंने ऐसा किया है, उनको क्या लेना देना दंड से, वो क्या जाने दंड, मासूम बच्चे हैं। इसका पाप के भागीदार आप हैं, क्योंकि ताकत आपके पास है, और ताकत हम सब ने मिलकर आपको दी थी, उन बच्चों के माँ बापों ने भी आपको ताकत दी थी, वोट दिया था आपको। तो इसलिए जितने भी हमारे शिक्षाविद हैं, टीचर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, समाज को जिनको देखकर बच्चे आज की डेट में बड़े हो रहे हैं, मैंने नाम लिया, मैंने खान साहब, बिहार वाले खान साहब, अरे कौन बच्चा नहीं है जो खान साहब आपको नहीं जानता। ओझा सर, आपको बच्चे जानते हैं, आपको सुनते हैं। फिजिक्स वाले मिश्रा जी, आप यूथ आइकॉन हो। शुभांकर जी के उस इनोसेंट व्यक्तित्व को लोग पढ़ना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं। माता पिता आपके वीडियोस बच्चों को दिखाकर कहते हैं बेटा शुभांकर जैसा बनो, और आज हम सिर्फ और सिर्फ उनको दंड दिलाने की बात कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों की संवेदनाओं में शामिल हो जाएंगे। इस व्यवस्था तंत्र में हो रही गड़बड़ियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस सवाल के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे भरोसा है कि हम सिर्फ संवेदनाएं दिखाने वाले लोग न बने, हम आने वाले समय में हम निश्चित रूप में इसका सॉल्यूशन खोजें, आम जन इसका सॉल्यूशन खोजेगा। इसी भरोसे के साथ में प्रणाम, सादर नमस्कार।